नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। देखिए, जिस तरीके की दिनचर्या हमारी हो गई है, जिस लाइफस्टाइल के तहत हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे में कई समस्याएं हमारे सामने आती हैं। उसमें एक सबसे मेजर कहें या सबसे कॉमन कहें, वो है हेयर लॉस का इशू, हेयर फॉल का इशू। इससे न सिर्फ हमारे बाल उम्र के साथ कम होते हैं, बल्कि हमारे कॉन्फिडेंस को भी ये समस्या कम करती चली जाती है। ऐसे में वो कौन से सिम्टम्स हैं कि आप पहचाने कि वाकई आपको हेयर लॉस की कोई मेजर समस्या है, या फिर सिर्फ कंघी करने से या शैम्पू कर लेने से आपके बाल जा रहे हैं, और कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तमाम सवाल आपके जहन में भी होंगे, और इसी सिलसिले में आज स्टूडियो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। इवॉल्व हेयर क्लिनिक से डॉक्टर अजय दुबे हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं। आप बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ नेशन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अजय दुबे हेयर ट्रांसप्लांट की दुनिया में पिछले 16 सालों से काम कर रहे हैं। 2500 से ज़्यादा उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किए हैं, जिसमें कई बड़े स्पोर्ट्समैन शामिल हैं, कई पॉलिटिशियन शामिल हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें शामिल हैं। तो समझिए कि लोगों का भरोसा इन पर कितना ज़्यादा है। इसके साथ ही इंटरनेशनल ट्रेनर भी हैं, और साथ ही लंदन और ऑस्ट्रेलिया की अकेडमी से सर्टिफाइड भी हैं। और इनसे ज़्यादा बेहतर गेस्ट आज के कार्यक्रम के लिए कोई हो नहीं सकता था। तो अजय सर, सबसे पहले तो मैं आपके साथ शुरुआत इसी सवाल के साथ करना चाहूँगी जो सबसे ज़्यादा बेसिक है कि हेयर लॉस होता क्या है। क्योंकि जिस तरीके की लाइफस्टाइल हम सभी को पता है कि बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन एक मेन कारण अगर आप बताएं हमारे दर्शकों को कि इसकी वजह से हो सकता है। हेयर लॉस को जैसे हम समझे तो 80 से 90% लोगों में आनुवांशिक हेयर लॉस होता है कि आपके माता पिता को जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं, जो आपके भाई हो गए, बहन हो गए, अगर उनमें है वो हेयर लॉस का प्रोसेस, तो वो बाल गिरने का प्रोसेस आप में भी बहुत संभव है कि हो सकता है। उसके अलावा और भी तरीके के हेयर लॉस होते हैं जो उससे कम पाए जाते हैं, जिसको हम एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं, जिसमें एक सिक्के की तरह से गोल गोल सिक्के की तरह से बाल गिर जाते हैं, या स्कारिंग एलोपेशिया बोलते हैं, जिसमें फॉलिकल ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये सब ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, ये इतने कॉमन नहीं हैं। जो सबसे कॉमन है वो आनुवांशिक हेयर लॉस है, जिसको हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया अंग्रेज़ी में या मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं, जिसमें आपके ऊपर के बाल धीरे धीरे या तो हेयरलाइन रिसीड होती जाती है या यहाँ से थिनिंग होती जाती है। तो यही सबसे कॉमन हेयर लॉस का फिनोमेना है। बिल्कुल डॉक्टर, लेकिन एक समस्या ये भी है, चूंकि आप जिक्र कर रहे थे, क्या ये हेरिडेटरी भी होता है कि अगर आपके परिवार में किसी को है तो आपको होगा ही, फिर उम्र का इसमें कोई मायने नहीं, जैसे मैंने बोला आनुवांशिक है। आनुवांशिक का मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके परिवार में किसी को है तो आपको होगा ही होगा। लेकिन आनुवांशिक का मतलब ये है कि आपके जीन्स में है। ओके। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो समस्याओं का आप जिक्र कर रहे हैं, हालांकि जैसे हम कंघी भी करते हैं, शैम्पू करते हैं, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये सब चीज़ भी मिलकर एक बड़ा कारण बना सकती हैं? हाँ, तो इसमें समझने वाली बात ये है कि हेयर के दो पार्ट होते हैं, जो आपको एक तो बाहर दिखता है, जो हमें बाहर दिख रहा है, वो डेड टिश्यू है, वो मृत है, उसमें जीवन नहीं है। जो जड़ है, जो अंदर फॉलिकल जो हेयर को प्रोड्यूस कर रही है, जिसको हम फॉलिकल बोलते हैं जी, उसकी सेहत पे डिपेंड करता है कि आपके बाल कैसे होंगे। तो अगर आप अपने बाहर के बालों पे, ये जो बाल हमें दिख रहे हैं, उनमें आप कुछ हेयर ड्रायर, हेयर प्रोडक्ट्स, स्टाइलिंग, केराटिन ये सब करते हैं, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके फॉलिकल्स, आपके रूट्स हेल्दी हैं। ओके। तो हमारा फोकस होता है रूट्स को हेल्दी बनाना। बाकी आजकल के ज़माने में स्टाइलिंग के बिना तो किसी का काम चलता नहीं है। नहीं, अब चूंकि हेयर ट्रांसप्लांट का जिक्र मैंने शुरुआत में कर दिया, आपकी तो महारत उसमें है, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि हम भारतीय हैं और हम घरेलू नुस्खों में बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, हेयर ऑयलिंग भी को लेकर दादी नानी के नुस्खे हैं, तो क्या वाकई में इट हेल्प्स, ये मदद करता है कि हेयर ऑयल करेंगे तो आपके बाल आने लगेंगे, या फिर सिर्फ नरिशमेंट तक सीमित है? हेयर ऑयलिंग एक मसाज और स्कैल्प के न्यूट्रिशन के लिए ठीक है। रोज़मेरी ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, इस तरह के अनियन ऑयल हो गया, इस तरह की जो नुस्खे हैं वो
एक मसाज तक के लिए ठीक हैं, बट ये फॉलिकल्स की या जो आपकी जो जिसको हम रूट बोलते हैं फॉलिकल की, हेयर की, उसमें कोई खास मदद नहीं करते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब हो सकता है लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस हो सकता है, ये माने हम? आप अगर इतना स्लो प्रोसेस कर रहे हैं कि 20 साल लग जा रहे हैं बाल अब वापस आने में जी। या बाल गिरने में, बाल गिरने के रुकने में, तो वो एक यूजलेस एक्सरसाइज है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस केस में अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है तो आप उसको क्या ऑप्शन देंगे? तो किसी भी बीमारी में सबसे पहले जो आपको उपचार करना चाहिए वो जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है, जो अप्रूवल मिला हुआ है जिन दवाइयों को, उनको यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा जो नए नए उपचार आ रहे हैं, यू जो मीन ओरल मेडिकेशन? नहीं, ओरल के अलावा ओरल या लगाने वाली दवाइयाँ, दोनों में से जो भी डॉक्टर को ठीक लगता है। बट जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटीज़ हैं, जैसे इंडिया में भी इंडियन एफडीए है, यूएस एफडीए है, यूरोपियन एफडीए है, तो इसको फूड एंड ड्रग अथॉरिटी बोलते हैं हम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो इफ़ेक्टिव एंड सेफ मेडिकेशंस होते हैं वो यही होते हैं। ओके। तो आपको सबसे पहले यही समझना चाहिए कि आप जो दवाई ले रहे हैं वो एफडीए अप्रूव्ड है कि नहीं। ओके। तो उसमें हम यूएस एफडीए को बहुत ऊपर मानते हैं, हम यूरोपियन एफडीए को बहुत ऊपर मानते हैं, इंडियन एफडीए को हम इंडिया में बहुत ऊपर मानते हैं। तो उन दवाइयों को सबसे पहले उपयोग में लाना चाहिए। तो अगर कोई आता है आपके पास एज अ पेशेंट कि मुझे हेयर फॉल का बहुत इशू है और अगर उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, तो क्या पहले सलाह, चूंकि आपने बोला मेडिकेशन की, वो दी जाती है या फिर सीधा हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया जा सकता है? दैट कुड बी आल्सो अ गुड ऑप्शन। तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। इसमें समझने वाली बात यह है कि हर तरह के मरीज़ होते हैं। किसी को दवाइयों की भी ज़रूरत होती है और ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत होती है, और किसी को सिर्फ ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, किसी को सिर्फ दवाइयों की ज़रूरत होती है। तो वो डॉक्टर से मिल के, डॉक्टर जब उसको देखेंगे, पहचानेंगे, डायग्नोज करेंगे, तभी डिसाइड कर सकते हैं ट्रीटमेंट। तो इसमें कुछ एज बार भी होता है कि इस एज तक ही आप हेयर ट्रांसप्लांट ले सकते हैं या फिर इससे कम उम्र के पेशेंट्स को मेडिकेशन पहले देने जाने देखिए, 18 से कम की उम्र में तो कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करना चाहिए। अच्छा। उसके बाद डिपेंड करता है कि हेयर लॉस क्या है, प्रोफेशन क्या है। अब जैसे कोई एक्टर है 22 साल की उम्र का, तो उसको बालों की ज़रूरत है। अगर थोड़ा बहुत भी हेयरलाइन पीछे गई हुई है तो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो वो डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एज बार कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरे पास जो मरीज़ आते हैं वो 18 साल से लेके 75 साल की उम्र तक के आते हैं। तो एज ऐसा कोई इशू नहीं। अगर 18 साल से कम उम्र का कोई पेशेंट आए तो हो सकता है? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं। हाँ, मैं वही समझना चाह रही हूँ क्योंकि दर्शकों के जहन में ये मिथ रहता है कि क्या चूंकि जब एज बार की बात आती है तो कोई बच्चा है या फिर 16-17 साल के बीच जो युवा हैं, तो आप ये समझिए कि 18 साल अगर आपकी उम्र है उसके बाद ही आप हेयर ट्रांसप्लांट ले सकते हैं, पूरी तरीके से सेफ होगा, जैसा कि आप कह रहे हैं। एक कॉमन मिथ डॉक्टर अजय ये भी है कि लोगों को लगता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट जो करते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू विग, कोई विग लगा देते हैं सर पे। मतलब ये चूंकि हर आम इंसान समझता नहीं मेडिकल टर्म, तो आप थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर पाए कि प्रोसेस हेयर ट्रांसप्लांट का होता है क्या? तो रंजना जी, मैं आपको बताऊं कि हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस जो है, इसको हम ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट बोलते हैं। आपके खुद के बाल जो हैं, बाल नहीं, उनको फॉलिकल बोलेंगे या रूट्स बोलेंगे, वो इम्प्लांट होते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत है। तो ये विग से इसका कोई लेना देना नहीं है। विग एक अलग चीज़ है। विग तो आपने जैसे एक शर्ट पहन ली, तो विग उस तरह का एक फिनोमेना है। तो उसको हर 15-20 दिन पे रिन्यू करना पड़ता है। कभी वो निकल जाता है, कभी स्विमिंग पूल में निकल जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो बहुत सारे मजाकिया किस्से भी हुए। तो विग एक अलग फिनोमेना है। हेयर ट्रांसप्लांट, आपके बाल जो हैं आपकी स्किन से निकलेंगे। फॉलिकल्स, जब हम रूट्स को, जड़ों को इम्प्लांट करते हैं, तो आपके
स्किन से निकलेंगे बाल, तो एकदम नेचुरल होंगे। और इसमें ऐसा कोई फिसल जाए या स्विमिंग पूल में निकल जाए या कोई खींच ले तो ऐसा निकल जाए, वैसा नहीं होगा। तो अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट के लिए फर्ज करें आपके पास आता है, तो एक बार में ही कंप्लीट सेशन हो जाता है या फिर उसकी सिटिंग्स लेनी होती हैं, और लेनी होती हैं तो कितनी लेनी होती है? देखिए, जो हेयर लॉस का प्रोसेस है वो प्रोग्रेसिव है, जिसको हम बोलते हैं कि बढ़ता जाता है टाइम के साथ। एक बार जिसको हेयर लॉस शुरू हो गया वो बढ़ता जाएगा समय के साथ। तो अगर हेयर लॉस बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं, जो हम दवाइयाँ दे सकते हैं। अगर आप दवाइयों के साथ रेगुलर हैं तो आपको अगले ट्रांसप्लांट की ज़रूरत बहुत देर से पड़ेगी। अच्छा, मतलब ये हो हेयर सकता है ट्रांसप्लांट ना के ही साथ पड़े। आपको मेडिकेशन पे भी रहना है? मेडिकेशन पे रहना पड़ सकता है। अच्छा, और जो कंडीशन होती है, क्या कंप्लीट बॉल्डनेस की स्थिति में भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? कंप्लीट बॉल्डनेस की स्थिति में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपका ये डोनर एरिया, जिसको हम बोलते हैं डोनर एरिया, जो ये जहाँ से प्रत्यारोपित होने हैं बाल, अगर वो सप्लाई है तो कंप्लीट हेयर लॉस में भी। डोनर एरिया यानी कि जो पीछे का सेक्शन होता है जहाँ से बाल निकाल के हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो अगर वहां पर भी थोड़े बहुत बाल हैं तो वो प्रोसेस हो सकता है। अगर वहां बाल नहीं, मतलब नहीं हो सकता है? नहीं, अगर वहाँ बाल नहीं हैं, एकदम ही नहीं है, बहुत ही ख़राब डोनर एरिया है, तब जो है वो आपका ऑप्शन, हमारा विकल्प जो है विग की तरफ जाता है। ओके। लेकिन अगर डोनर एरिया ठीक है, अच्छा है, तो डोनर एरिया से अगर पूरा नहीं भर पा रहा है तो हम बियर्ड से निकाल सकते हैं, बॉडी हेयर निकाल सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास होते हैं। तो जो विग का ऑप्शन आपने दिया, तो ये आम विग होती है जो हमें मार्केट्स में मिल जाती है, जैसे हम पिनअप करते हैं और फिर 10-15 मिनट बाद आप निकाल लें, या फिर आप इसको परमानेंटली सेटल करते हैं, कुछ ऐसा? नहीं, विग परमानेंटली सेटल तो हो नहीं सकती। जैसे आप मैंने एक ये कमीज़ पहनी, तो ये मुझे बदलनी है, ये मुझे हर 10-15 दिन बाद धोनी है या जो भी करना है, और ये 2-3 दिन बाद एक नई कमीज़, और ये 6 महीने बाद ख़राब हो जाएगी। तो ये तो वेयर एंड टेयर जिसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में, तो वो तो वैसा है। तो विग का ऑप्शन ये है, विग तो आपने जैसे एक टोपी पहन ली जिसमें बाल लगे हुए हैं, अगर उसको मैं एक बहुत साधारण भाषा में समझाऊं तो विग है कि एक बाल लगी हुई टोपी है जो आपने पहन ली है, जिसको हमने या तो क्लिप से चिपका दिया है या हमने टेप से चिपका दिया है। तो विग के ऑप्शन से जो हमारे पास मरीज़ आते भी हैं, वो 1 साल बाद 2 साल बाद विग पहन के बोर हो चुके होते हैं। वो बोलते हैं डॉक्टर जो हो सकता है ट्रांसप्लांट से ही कर दीजिए। ओके। तो अगर ट्रांसप्लांट के लिए आपके पास एक महिला पेशेंट आ रही है और एक पुरुष पेशेंट आ रहा है, तो दोनों के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। पुरुषों में बहुत ही साधारण, उसको डायग्नोज करने का, निर्धारित करने का तरीका बहुत साधारण होता है। पुरुषों में आनुवांशिक हेयर लॉस होता है। महिलाओं में बहुत ही वजह हो सकती हैं, कोई आयरन डेफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं, खून की कमी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी, सेलेनियम की डेफिशिएंसी। एक बहुत ही आम बीमारी है जिसको हम PCOD बोलते हैं अंग्रेज़ी में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसमें ओवरी में जो आपके ओवरीज़ हैं, महिलाओं के ओवरीज़ हैं, उसमें सिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो सिस्ट जो हैं वो मेल हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस होने लगता है। हाइपोथायरॉयडिज्म है, एक बहुत ही आम बीमारी है इन महिलाओं में। तो इस तरह की बीमारियों को महिलाओं में डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। तो महिलाओं में ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ आनुवांशिक हेयर लॉस है, आनुवांशिक वजहों से बाल गिर रहे हैं, या फिर और कोई बीमारी भी है। और अगर आपके पास कोई मेल पेशेंट आता है तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं? नहीं, तो जैसे मैंने बोला, पुरुषों में बहुत आसान होता है डायग्नोस करना। अगर सिर्फ ऊपर के बाल जा रहे हैं, सिर्फ ये वाले हिस्से के बाल जा रहे हैं, आपने बहुत सारे पुरुष देखे होंगे जिनके सिर्फ ये वाले हिस्से के बाल जा रहे हैं, M सेक्शन जो बनता है। सिर्फ ये वाले हिस्से के बाल जा रहे हैं, ये पूरे बचे हुए हैं,
तो उसको अनुवांशिक हेयर लॉस बोलते हैं। तो वैसे केसेस में दवाइयाँ, अब वो स्टेज पे डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे है, किस स्थिति पे हेयर लॉस है। तो अगर स्थिति जिसको हम नॉर्वुड स्केल बोलते हैं 1 to 6, तो अगर वो स्थिति 1 to 6 के बीच में जहाँ भी है तो उसके हिसाब से उसका उपचार निर्धारित होता है। एक टर्म है अब डॉक्टर अजय दुबे, मिनॉक्सिडिल, और अक्सर जो डॉक्टर्स हैं ये रेकमेंड करते हैं हेयर लॉस के कंडीशन में। लेकिन लोगों के जहन में डर ये होता है कि बहुत लोगों को ये भी भ्रम है कि आप इसको जब तक लेंगे तब तक आपका अब जो मैटर है वो सही रहेगा, अदरवाइज जैसे आपने स्टॉप किया बैक टू द सेम पोजीशन। क्या ऐसा होता है? जीवन में हर चीज़ के साथ ऐसा ही होता है। आप जब तक एक डाइट फॉलो करेंगे आपकी बॉडी एक सर्टेन शेप में रहेगी। आप जब तक जिम जाएंगे आपकी बॉडी एक सर्टेन शेप में रहेगी। आप जब तक चश्मा पहनेंगे आपको दिखाई देगा। तो वो मिनॉक्सिडिल के साथ भी वही सच्चाई है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो सबसे बड़ा जो जिसको बोले भ्रम है वो ये है कि आपने मिनॉक्सिडिल बंद किया तो पहले से भी बदतर स्थिति हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ओके। जब आप मिनॉक्सिडिल बंद करेंगे तो आपकी जो पुरानी स्थिति है उसी पे चला जाएगा। अच्छा, मतलब उसी स्पीड से वापस से हेयर फॉल होने लगेगा। दैट इज व्हाट यू मेंट टू से। तो उस केस में क्या है, मतलब डॉक्टर्स अगर वो दे रहे, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं वो लेने से बचते हैं इसलिए। नहीं, हाँ, तो उसमें यही मैंने बोला, जो भ्रामक स्थिति है वो ये है कि जब आप मिनॉक्सिडिल बंद करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि जितने बाल गिरने थे उससे ज़्यादा गिर जाएंगे। जितने गिरने थे उतने ही गिरेंगे और आप लगाते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। दैट्स ग्रेट। डॉक्टर साहब, लेकिन एक बहुत ही आम सवाल है जो हम दर्शकों का भी रहता है, हम भारतीयों का रहता है कि खर्चा कितना आएगा अगर ट्रांसप्लांट आप करवाना चाहते हैं। एक ऑन एन एवरेज एस्टिमेटेड अमाउंट हो, क्योंकि कोई भी बीमारी उससे पहले इंसान सोचता ही है कि इसमें पैसा कितना लग जाएगा। देखिए, खर्चे का तो जो प्रश्न है मेडिकल ट्रीटमेंट में, चिकित्सा में, पहले तो करना नहीं चाहिए। दूसरा, अगर आप कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखिए कि आपका प्रोसीजर जो है सेफ़ है कि नहीं है। जो सेंटर है जहाँ पे आप करवा रहे हैं, जिससे करवा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो आप अब जैसे आप गाड़ी खरीदने जाएं तो आप मर्सिडीज भी खरीद सकते हैं, नहीं, वो कहते हैं कि एक अच्छी गाड़ी की शुरुआत 8-10 लाख से करोड़ों में होती है। वैसे ही कि एक एवरेज कॉस्टिंग हो कि इतने से तो शुरुआत होगा ही होगा। तो एवरेज कॉस्टिंग अगर मैं कोई नंबर देना चाहूँ तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ हेयर पे। कितना, मतलब कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, कितना हेयर लॉस हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, और चूंकि अभी भी आपने डाइट का भी जिक्र किया तो ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन लोगों को समझना होगा कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि आप खाते क्या हैं, ओरली आप ले क्या रहे हैं। हालांकि लोगों के जहन में ये भी रहता है कि जो आप खा पी रहे हैं उसका असर बहुत लंबे समय में देखने को मिलता है और सबको शॉर्ट टर्म असर चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक हेल्दी डाइट आप लें। एक डॉक्टर होने के नाते आप अगर दर्शकों को बता पाएँ कि एक अच्छे हेयर ग्रोथ के लिए और अच्छे हेयर कंडीशन के लिए किस प्रकार की बैलेंस डाइट हो सकती है? देखिए, जो आपके बाकी शरीर के लिए अच्छी डाइट है वही आपके बालों के लिए अच्छी है। ओके। लेकिन बालों के लिए कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें सेलेनियम हो गया, जिंक हो गया, मैंगनीज हो गया। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप किसी ट्राइकोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं और ब्लड टेस्ट में आपको इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है तो इनका सप्लीमेंटेशन ज़रूरी होता है। इनको ऊपर से हमें देना पड़ता है। देखिए, आपने चूंकि सप्लीमेंट का भी जिक्र किया, लोग वर्कआउट करते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, लोग डेफिशिएंसी के लिए B12, विटामिन डी और तमाम तरीके की डेफिशिएंसी के लिए, तो इज इट हेल्दी? ये अच्छा ऑप्शन है? देखिए, वर्कआउट में जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ये बहुत बड़ा एक फैशन चल पड़ा है कि वर्कआउट करिए और बॉडी बना लीजिए और ये पाउडर ले लीजिए प्रोटीन का जिम में जाके। तो ये बहुत ही गलत है। ये इसमें सब में स्टेरॉइड्स होते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इनको हम बोलते हैं। तो ये
आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, बालों को तो पहुंचाते हैं ही। अच्छा, तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड से बच के रहना चाहिए। जो प्रोटीन पाउडर डब्बे मिलते हैं उनसे बच के रहना चाहिए। ओके। और बाकी जो सप्लीमेंट्स हैं वो ले सकते हैं? हाँ, नॉर्मल जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। देखिए, अब मैं किसी का अपमान किए बिना कहना चाहूँगा कि 10वीं कक्षा का पास जिम ट्रेनर जो है, अगर वो आपको कोई दवाई दे रहा है और आप वो ले रहे हैं, तो वो आपकी समझदारी पे सवाल है। बिल्कुल। और चूंकि आपने एग्जाम्पल दिया है तो एक सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब डॉक्टर्स और नर्सेज को लेकर, जब भी हम अस्पताल जाते हैं, अब जब नर्स हमें किसी तरीके से ट्रीटमेंट देती हैं तो मन में कहीं ना कहीं होता है यार डॉक्टर साहब कहाँ हैं, वो क्यों नहीं कर रहे, भरोसा नहीं हो पाता है। तो जब हेयर ट्रांसप्लांट की भी बात होती है तो अगर नर्सेज कर रही हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो इज देयर एनी डिफरेंस? कोई तो difference? कुछ बहुत अप्रिय घटनाएं हुई, बहुत नहीं, 1-2 अप्रिय घटनाएं हुई हिंदुस्तान में हुई हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, जिसके बाद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जिसको एनएमसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है, तो उसने गाइडलाइंस इशू करी कि हेयर ट्रांसप्लांट इस तरह से करना है, इसने करना है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ओके। तो गाइडलाइंस ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल हैं। हम शायद लिंक ऐड कर पाएँ इसमें। तो जो एनएमसी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जो बहुत ही जो नंबर 1 अथॉरिटी है इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकग्नाइज्ड है, तो उन गाइडलाइंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका सुरक्षित रहेगा। उसमें नर्सेस को अलाउ नहीं है करना। ओके। तो वो गाइडलाइंस बहुत स्पेसिफिक हैं और इस रिस्क को कम करती हैं, एकदम ख़त्म कर देती हैं। अगर आप उन गाइडलाइंस, अब देखिए भारत इतना बड़ा देश है और एनएमसी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और आप भी मानेंगे कि भारत में हर रूल फॉलो करना संभव नहीं है। True that. तो आपको खुद भी अपने संज्ञान से, अपने ही समझ से उसको देखना पड़ेगा कि एनएमसी गाइडलाइंस अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा हूँ तो मेरे डॉक्टर या मेरे क्लिनिक को एनएमसी गाइडलाइंस के हिसाब से, जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है उसके हिसाब से हेयर ट्रांसप्लांट करने की इजाज़त है कि नहीं। और अगर ट्रांसप्लांट होता है डॉक्टर साहब, तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? देखिए, साइड इफ़ेक्ट मैं आपको एक मजाक में अगर बताऊं, मैं अगर अपनी गाड़ी अपने भतीजे को दे दूं जो 16 साल का है, तो साइड इफ़ेक्ट है। मैं चलाऊं तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपर्टीज। depends upon the तो इससे कोई रेडनेस, कोई स्वेलिंग, कोई पेन होता है? शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं 2-3-4 दिन के लिए। अगर अब मेरी उंगली दरवाजे में दब भी जाए तो शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट तो होंगे, ओके। 2-4 दिन तो दर्द होगा, बट उसके बाद ठीक। कोई मेजर नहीं होता है? मेजर शायद कोई प्रिकॉशंस लेने हो सर्जरी के बाद? तो प्रिकॉशंस में प्रिकॉशंस की तो पूरी लिस्ट है जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका इम्प्लांटेड एरिया है उसमें कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, उसमें कोई ट्रॉमा नहीं होना चाहिए। ऐसा 3-4 दिन के लिए ना हो तो उसके बाद ट्रांसप्लांट पूरा सुरक्षित है। मतलब उसके बाद आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? एब्सोल्युटली। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल से बहुत बेहतर। अच्छा, नहीं मतलब ऐसा लगता है कि सर पे आपने कुछ रखा हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस आप रहते हैं उसको लेकर? 3-4 दिन के लिए। अच्छा, इंडिया में कौन कौन से प्रकार के हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं सर? देखिए, नाम तो टेक्निक का किसी का लेना का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर बारीकी से समझे तो जो ISHRS है, जो इंटरनेशनल अथॉरिटी है हेयर ट्रांसप्लांट की, वो सिर्फ 2 टेक्निक्स को रिकग्नाइज करती है, एक FUT और एक FUE। अब FUT क्योंकि बहुत ही इन्वेजिव प्रोसीजर है, बहुत ही उसमें समय लगता है रिकवरी में, उसमें 15-20 स्टिचेस लगते हैं इस एरिया में, आपके डोनर एरिया में, तो FUT अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। FUE में क्या है कि पहले इम्प्लांटेशन जो था वो एक अलग तरीके से होता था। अब FUE में इम्प्लांटेशन इम्प्लांटर से होने लग गया है, जिसकी वजह से हर बाल का आप दिशा, कोण, वो सब कंट्रोल कर सकते हैं। तो
तो ये डिफरेंट टेक्निक्स जो आप बता रहे हैं, हाँ। इनके क्या डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस होते हैं या सबके प्राइस ऑलमोस्ट सेम? देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा उसमें अगर किसी में FUE विद इम्प्लांटर, जिसको हम बोलते हैं FUE विद इम्प्लांटर, उसमें ऑब्वियसली इक्विपमेंट ज़्यादा लगता है, इक्विपमेंट के प्राइस होते हैं, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। ओके, तो ये तो बाल गिरने की समस्या हो गई, लेकिन जो उम्र से पहले बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं और आजकल लोग अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से चाहते हैं कि बाल, चूंकि आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, तो बाल हमेशा काले रहे, डाई करवाते हैं। तो जो ग्रे हेयर की समस्या, उसको रोकने के लिए भी क्या कुछ परमानेंट है या फिर इट इज़ समथिंग नेचुरल? ग्रे हेयर, एक तो सबसे पहले आप जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस, ग्रे हेयर का सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस। तो अगर आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे तो आपके बाल सफ़ेद देर से होंगे। ये प्रश्न आपने मुझसे गलत पूछा है क्योंकि मेरे खुद के ही बाल इतने सफ़ेद हो रहे हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे तो बाल देर से सफ़ेद होंगे। उसके अलावा एक पैंटोथेनिक एसिड करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन होता है जिसमें बालों की ग्रेइंग हो सकती है। अगर उसकी कमी आपके खून में है या आपके शरीर में है तो आप पैंटोथेनिक एसिड का सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। मतलब ये उम्र से पहले वालों के लिए हाँ, कि इमेच्योर ग्रे हेयर्स जो आते हैं। दो जो मैंने बोला, जो इसको प्रीमेच्योर कैनेशिस बोलते हैं अंग्रेज़ी में, जो हमारा मेडिसिन में बोलते हैं। तो उम्र से पहले बाल सफ़ेद होने का सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे, नॉर्मल डाइट लेंगे, अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, तो बाल सफ़ेद नहीं होंगे, या जितना जल्दी होना है उतना जल्दी नहीं होंगे। उसके अलावा दूसरी वजह हो सकती है पैंटोथेनिक एसिड की कमी। ओके, और एक मिथ लोगों में ये भी है कि बालों में बहुत डैंड्रफ हो रहा है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। देखिए, ये बालों का गिरना हम हर चीज़ से जोड़ देते हैं कि बुखार हो गया तो बाल गिर गए। चलिए, कोविड में बाल गिरे लोगों के, वो एक प्रूवन फैक्ट था। बट हेयर ड्रायर यूज़ कर लिया या ये शैम्पू चेंज कर लिया तो बाल गिर गए, ऐसा कुछ नहीं है। डैंड्रफ जो है, स्किन के दो लेयर होते हैं, एक एपिडर्मिस, एक डर्मिस। हेयर फॉलिकल जो है वो डर्मिस में होता है और डैंड्रफ जो है एपिडर्मल फिनोमेना है, जिसको हम बोलते हैं कि ऊपर वाली लेयर का फिनोमेना है। तो डैंड्रफ की वजह से हेयर लॉस नहीं होता है अनलेस आपको बहुत सीवियर डैंड्रफ है। तो अगर बहुत सीवियर डैंड्रफ है और आप बार बार स्क्रैच कर रहे हैं और उसकी वजह से आपके बाल गिर रहे हैं, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसर्न करिए। देखिए, अब जो लोग डरते हैं सर्जरी से, क्योंकि परमानेंट अगर कुछ देखें तो शायद वो आज की तारीख में हेयर ट्रांसप्लांट ही नज़र आता है, लॉन्ग रन के लिए एटलीस्ट। लोग जो सर्जरी से डरते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर्जरी से डर की सबसे बड़ी वजह होती है दर्द, कि डॉक्टर साहब दर्द तो नहीं होगा। दूसरी वजह होती है कि ब्रेन में कोई डैमेज तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्किन है, यहाँ फॉलिकल है और यहाँ ब्रेन है। तो दोनों का मैं जवाब आपको देता हूँ। जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसमें दर्द के लिए हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं। तो एक तो हम सबसे पहले स्किन को ठंडा करते हैं। ओके। तो जब स्किन ठंडी हो जाती है तो वैसे ही दर्द कम हो जाता है। फिर वाइब्रेशनल डाइवर्जन करते हैं, जिसमें एक वाइब्रेटिंग डिवाइस होता है जो आपके पेन को और कम कर देता है। और जो हमारी इंजेक्शन टेक्निक है वो टू एंड फ्रो टेक्निक है, कि एक तरफ दिया वो नम हो गया, फिर दूसरी तरफ दिया वो एरिया नम हो गया। तो इन 3 विधियों से दर्द की समस्या का हमने समाधान ढूंढ लिया है हेयर ट्रांसप्लांट में। और ब्रेन डैमेज तो नहीं हो जाएगा, तो ब्रेन डैमेज नहीं होता है। ब्रेन को ईश्वर ने बहुत अंदर रखा है, तो हेयर फॉलिकल तो भी बहुत ही ऊपर रखा हुआ है, और जो ब्रेन है वो उससे अगर मैं बोलूँ तो मीलों दूर है। जी, तो जो रिजल्ट है क्या वो गारंटीड रहते हैं? क्योंकि ये सवाल तो सभी के अंदर जहन में रहता ही है, क्या रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, गारंटीड मिलेगा? देखिए, प्रश्न आपका वहीं पे आता है। अगर एक्सपीरियंस्ड हाथों में काम हो रहा है
नर्सेज नहीं कर रहे, या 20-22 साल के बच्चे नहीं कर रहे, तो रिजल्ट्स गारंटीड हैं। अगर वो 20-22 साल के बच्चे कर रहे हैं तो हो सकता है आपके रिजल्ट्स ना अच्छे आए। तो ये एक थोड़े से पेशेंस का गेम है कि थोड़ा पेशेंस आप रखिए और साथ ही एक्सपर्टीज का इस्तेमाल जरूर करें। एक्सपर्टीज का ध्यान रखिए। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने जो गाइडलाइंस जारी करी हैं उनका ध्यान रखिए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी स्पेशलिटी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग आप पढ़ सकते हैं, एनएमसी उसको बोलते हैं, एनएमसी गाइडलाइंस फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। और अगर आप उनका ध्यान रखते हैं तो उन्होंने बहुत सोच समझ के सेफ्टी को भी और रिजल्ट्स को भी दोनों को ध्यान में रखते हुए वो गाइडलाइंस इशू करी हैं। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा सा आपको एजुकेटेड होना है, थोड़ा सा आपको अवेयर होना है, और जो तमाम बातें डॉक्टर साहब ने आज इस कार्यक्रम में बताई उसे बहुत ध्यान से उम्मीद है आप सभी ने सुना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय दुबे हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये जो सारे तरीके डॉक्टर अजय ने इस वक्त हमें इस कार्यक्रम के दौरान बताए हैं, आपने बहुत ध्यान से सुने होंगे, और उतने ही ध्यान से जब भी आपको भविष्य में ऐसी कोई समस्या होती है और डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने जहन में भी आप रखेंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत खुश रहिए, बहुत स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।